Hello everyone, welcome to Mindscape GS. This is the third lecture of our Indian economy series, and in this video we will talk about inflation. This is again a very important chapter as lot of question is being asked from this chapter. Okay, so let's start. तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी मार्केट में चीज़ों के दाम में इंक्रीज़ होना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। अब ये इन्फ्लेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। तो इसको हम लोग डिटेल में आगे जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ काउज, मतलब कारणों की वजह से किन किन कारणों की वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो इसको 3 टाइप्स का माना गया है। पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और तीसरा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है। अभी सब के बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिमांड। अगर सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होगा तो इन्फ्लेशन आएगा, यानी चीज़ों का दाम बढ़ेगा, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमी का। अब किन कारणों की वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो सकता है, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, यानी कि सरकार फ्री स्कूलिंग, फ्री बिजली ये सब ज़्यादा देगी, तो लोगों के पास पैसा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिसके वजह से वो जो बचा हुआ पैसा है उससे लोग ज़्यादा कुछ डिमांड करेंगे, ज़्यादा कुछ खरीदने की कोशिश करेंगे, तो जिससे डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। सेकंड इज़ राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, ठीक है। जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा डिमांड होगा, और जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। इंक्रीज़ इन ब्लैक मनी, है ना, गलत तरीके से कमाया गया पैसा अगर ज़्यादा लोगों के पास एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न, है ना, अगर इनकम लेवल अगर इंक्रीज़ होता है तो कंजम्पशन का पैटर्न भी चेंज होता है। लोग अब प्रेफर करेंगे ज़्यादा अच्छा गुड्स को ख़रीदना, ठीक है, उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो अच्छे चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। इंक्रीज्ड वेज, है ना, अगर वेतन ज़्यादा होगा तो खर्चा ज़्यादा करेंगे, है ना, उससे डिमांड बढ़ेगा। डिक्रीज़ इन डायरेक्ट टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम, फर्स्ट लेक्चर में बतलाए थे कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। तो पर्सनल इनकम में से जब डायरेक्ट टैक्स को हम लोग डिडक्ट कर देते हैं, तो जब डायरेक्ट टैक्स कम हो जाएगा तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ेगा ना, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा वो, क्योंकि डिमांड ज़्यादा करेंगे उसके बाद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं सप्लाई में चेंज आने की वजह से, ठीक है। अगर सप्लाई कम होगा तो जो अवेलेबल गुड्स है उसका दाम बढ़ेगा, ठीक। अब क्यों सप्लाई कम होगा, तो वेज में राइज होने, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस है उसका दाम जब बढ़ जाएगा तो सप्लाई क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज कैसे कैसे आएगा, तो वेज बढ़ जाना, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा पैसा लेबर्स को देना पड़ेगा, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, अब इनडायरेक्ट टैक्स अगर सरकार ज़्यादा लगाएगी तो वो लोग कहाँ से वसूलेंगे, हम लोग से, है ना। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जैसे कि एमएसपी, ये सब जब इंक्रीज़ होता है तो भी सप्लाई में चेंज आता है, यानी कि रिडक्शन आता है, जिसके वजह से कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है, ठीक। नाउ स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसको बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। ये कब होता है, जब सप्लाई तो अप्रोप्रिएट है लेकिन वो लोगों तक पहुंचाया नहीं जा पा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब क्यों नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, तो ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसका कारण क्या क्या हो सकता है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, दूसरा सीज़न में चेंज आना, ठीक है। मान लो कभी मानसून फेल हो गया तो जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाएंगे, है ना, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ क्रॉप्स क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए उनका दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हाई नंबर ऑफ मिडलमैन, है ना, बिचौलियों का ज़्यादा होना, और उसके बाद कार्टेलाइजेशन प्रैक्टिसेस बाय सम ऑफ द ट्रेडर्स, यानी कि जो प्याज का दाम जो याद है बढ़ता है ना हर साल, तो ये इसी वजह से बढ़ता है। मतलब कुछ ट्रेडर आपस में मतलब मिलके ये क्या करते हैं, जो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसको जानबूझकर कम कर देते हैं ताकि वो दाम बढ़ जाए, ठीक है। वो स्टॉक करके रखते हैं और जब बहुत दाम बढ़ जाता है तो फिर वो मार्केट में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। अब रेट के आधार पे इन्फ्लेशन को किन किन कैटेगरी में माना गया। सबसे पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन रेट 1 से 3% के बीच में होता है तब उसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, जब 3 से 10% के बीच में होता है तो उसको ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और थर्ड है हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब 50% से एक्सीड कर जाता है तो उसको हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल करना
बहुत मुश्किल होता है। इससे होता है क्या, वैल्यू ऑफ करेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी इन्फ्लेशन जब इंक्रीज़ होता है, तो जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी हमेशा कम होता है, ठीक है। नो इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का क्या क्या नतीजा होता है, ठीक है। सबसे पहले रिसेशन इन सम ऑफ द सेक्टर्स, कुछ सेक्टर में मंदी देखा जाता है, ठीक। क्योंकि जब गुड्स जब बहुत ज़्यादा अगर दाम बढ़ जाएगा तो उनका डिमांड क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, है ना। मान लो जैसे चावल का या कॉफ़ी का दाम बहुत ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं इंडिया में, चाय पीना, है ना। तो कॉफ़ी का ऐसे है डिमांड, लेकिन फिर भी जो चाय का एज कम्पेयर टू टी, कॉफ़ी का डिमांड फिर भी कम है ना। जब ज़्यादा डिमांड हो जाता है तो लोग उस गुड्स को ख़रीदना कम कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा जब प्राइस हो जाता है। नाउ एडवर्सली अफेक्ट द वेज अर्नर्स, मतलब जो बताया ना, इन्फ्लेशन जब इंक्रीज़ होता है तो परचेजिंग पावर कम हो जाता है। अगर कांस्टेंट रहेगा और इन्फ्लेशन ज़्यादा होता जाएगा तो क्या होगा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, पॉवर्टी आएगा देश में, ठीक। क्रिएट डिस्टॉर्शन इन प्रोडक्शन पैटर्न, मतलब प्रोडक्शन पैटर्न में भी चेंज आता है। और इम्पैक्ट्स ग्रोथ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर द इंडस्ट्री, मतलब इन्फ्लेशन जो होता है वो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक, क्योंकि उनको बहुत सारा सरकार से सुविधा मिल जाता है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। नो इम्पैक्ट्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इन्फ्लेशन में इंपोर्ट्स बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट में कमी लाया जाता है। इंपोर्ट्स क्यों बढ़ाया जाता है, क्योंकि मार्केट में गुड्स का सप्लाई को इंक्रीज़ करना होता है। अगर बाहर भेजा जाएगा तो और सप्लाई कम होगा, है ना। एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज, इससे फॉरेन एक्सचेंज में भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो मनी का देश का जो मनी है उसका वैल्यू कम हो जाता है। और जब इंपोर्ट्स को बढ़ाना है तो फॉरेन करेंसी को क्या होगा, उसका ज़्यादा डिमांड होगा, है ना। डिस्करेजेस सेविंग, लोग अपने पास ज़्यादा मनी होल्ड ना करें, इसको प्रिवेंट किया जाता है इन्फ्लेशन के समय, ठीक है। क्रिएट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो गरीब हैं वो और गरीब होते हैं, यही तो हो रहा है हमारे देश में, है ना। गरीब जो है वो और गरीब हो जाते हैं और ब्लैक मार्केटर जो है उनका पैसा बढ़ता जाता है, ठीक। और फिस्कल डिफिसिट होता है, मतलब सरकार पर कर्जा बढ़ता है, ठीक। नाउ मेजर्स टू कर्ब इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन में कमी लाने के लिए क्या क्या किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला है मॉनेटरी मेजर्स, ठीक। मॉनेटरी मेजर्स में ये सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री यानी कि आरबीआई द्वारा लिया जाता है। तो इसमें आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी और या फिर डियर मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये लास्ट चैप्टर में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, ठीक है। तो उसमें सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है उसमें बताएं। तो ये सब को जब इंक्रीज़ किया जाता है तो इन्फ्लेशन कम होता है, ठीक। नौ मॉनेटरी मेजर्स के लिमिटेशंस, ठीक है। तो सबसे पहला है, अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश फैक्टर की वजह से हुआ है तो मॉनेटरी मेज़र फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, जैसे कि रॉ मटेरियल महंगा, वेज रेट बढ़ गया या तेल का दाम बढ़ गया या सप्लाई में कमी आ गया, तो क्या होगा, मार्केट का प्राइस लेवल ऊपर चला जाएगा। यानी इन्फ्लेशन का जो मेन रीज़न है वो डिमांड है, ना कि कॉस्ट। तो अब इसमें मॉनेटरी मेज़र फेल क्यों होता है, तो जब आरबीआई ये सब रेट को बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा, लोन महंगा हो जाएगा। लोन अगर महंगा होगा तो मनी सप्लाई कम होगा, तो उससे होगा क्या, डिमांड कम हो जाएगा। पर इन्फ्लेशन का रीज़न जो है वो डिमांड तो नहीं है ना, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है, तो ये कारण है, ठीक है। दूसरा, हायर रेट्स इज़ इक्वल टू रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर। अब लोन लेना महंगा हो गया, तो जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा या ऐसा रेट कुछ भी बढ़ाता है तो बैंक को जो लोन मिल रहा है वो महंगे दर पे मिलेगा। तो इससे क्या होगा, बैंक भी लोन बिजनेस को महंगे दर पे देगा, तो इससे क्या होगा, वो लोग लोन लेने से कतराएंगे और इससे वर्किंग कैपिटल कम होगा, रॉ मटेरियल में कमी आएगा, मशीनरी के लिए जो भी क्रेडिट होगा वो सारा चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, फर्म जो है वो लोन लेना कम से डरेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो क्रेडिट डिमांड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और लार्ज प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर भी एक मेजर रीज़न है मॉनेटरी मेजर्स के फेलियर का, ठीक है। नो फिस्कल मेजर्स टू कर्ब इन्फ्लेशन, ठीक है। ये किसी भी देश के सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है थ्रू फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी, ठीक है। ये तीन तरह से लिया जा सकता है, या तो डायरेक्ट टैक्स में इंक्रीज़ करके, या इनडायरेक्ट टैक्स को कम करके, या फिर सरकार जो खर्च करती है उसमें कमी ला के, ठीक है। अब इसका लिमिटेशन क्या है, तो अगर डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम में कमी आएगा, है ना। तो लोग क्या करेंगे, खर्च करने से कतराएंगे। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा,
है ना। तो ये सब इसका लिमिटेशंस है, ठीक है। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ठीक। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक एजेंसी द्वारा लिया जाता है, ठीक। इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स, जैसे कि तेल हो गया, है ना, प्याज हो गया, दाल हो गया, ये इस तरह की चीज़ों का एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको मजबूत करना। दूसरा होर्डिंग एंड स्पेक्यूलेशन, जैसे कुछ लोग सामान को इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं दाम बढ़ाने के लिए, तो इस पर प्रतिबंध लगाना। तो ये सारा चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ठीक है। नाउ मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को दो तरीके से मेज़र किया जाता है, एक डब्ल्यूपीआई, दूसरा सीपीआई, ठीक है। डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये डिपेंड करता है होलसेल प्राइस कुछ सेलेक्टेड गुड्स का, याद रखिएगा सर्विसेज नहीं, ठीक है, फ्रॉम सेलेक्टेड मार्केट्स। इसमें तीन मेजर ग्रुप होता है। पहला प्राइमरी आर्टिकल्स जो कि अकाउंट करता है 22.6%, दूसरा है फ्यूल एंड पावर जो कि अकाउंट करता है 13.1%, और थर्ड है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि अकाउंट करता है 64.2%। इसको मेज़र कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके लिए बेस ईयर क्या है, 2011 एंड 12। याद रखिएगा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नाउ सीपीआई, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है एट कंज्यूमर लेवल, यानी कि हम लोग जो सामान खरीदते हैं वो कैलकुलेट किया जाता है उसमें कितना प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इसमें अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न है ना, अलग अलग लोगों का, अलग अलग जगह के लोगों का कंजम्पशन पैटर्न अलग अलग है, इसलिए इसको चार स्लैब में क्लासिफाई किया गया है। तो सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई अर्बन एंड नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, और सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, और सीपीआई आरडब्ल्यू, ठीक है। अब इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर क्या होता है, तो डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता कितना दिया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, ठीक, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके लिए बेस ईयर क्या है, 2016। अब सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ क्या है, तो जो रिटेल प्राइस में जो चेंज आया है, जो गुड्स एंड सर्विसेज अर्बन लोग कंज्यूम करते हैं उसमें, इसके लिए, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2011 के बाद, ठीक। अब सीपीआई एएल यानी कि एग्रीकल्चरल लेबरर क्या होता है, तो मिनिमम वेजेस कितना दिया जा रहा है मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहे लेबर्स को, ठीक है। इसके लिए बेस ईयर 1986 और 87 है, यानी कुछ ज़्यादा पुराना है। अब सीपीआई आरडब्ल्यू यानी कि रूरल वर्कर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब प्रोग्राम लाइक मनरेगा वगैरह, है ना, जो कि मिनिमम गारंटी देता है किसी को इतने दिन का काम मिलेगा, तो उसमें कितना वेज दिया जा रहा है इसको मेज़र करना, ठीक है। इसको कंपाइल कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, मतलब समय के अनुसार हम लोग इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र करते हैं, तो इसको दो तरह से मेज़र किया जाता है, एक एनुअल इन्फ्लेशन रेट और दूसरा पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन रेट। एनुअल में लास्ट 52 वीक्स यानी कि 52 हफ्ते यानी कि एक साल में कितना इन्फ्लेशन हुआ है इसको मेज़र करते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट में किसी लास्ट ईयर के किसी पार्टिकुलर मंथ के प्राइस से करेंट ईयर के सेम वीक के प्राइस को कंपेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन रेट। जीडीपी डिफ्लेटर लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताएं डिटेल में, ठीक है। नौ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। सबसे पहला है डिसइन्फ्लेशन, यानी इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेशन का रेट है उसमें रिडक्शन आना, ठीक। दूसरा है रिफ्लेशन, यानी कि जब कोई इकोनॉमी रिसेशन और डिप्रेशन से जब ओवरकम करता है, ठीक है, उसी को हम लोग रिफ्लेशन बोलते हैं। उसके बाद है इन्फ्लेशनरी गैप, ये जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तब उसी को इन्फ्लेशनरी गैप बोला जाता है, मतलब वो इकोनॉमी उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है ताकि डिमांड को मीट किया जा सके, ठीक। अब डिफ्लेशनरी गैप, मतलब डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया, ठीक है। नाउ रिसेशन, रिसेशन यानी कि अगर जीडीपी में सक्सेसिव 2 क्वार्टर्स में अगर जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ है, 2 क्वार्टर्स यानी कि 6 मंथ्स, है ना, उसमें अगर निगेटिव ग्रोथ है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। और अगर रिसेशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। नाउ दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नाउ स्टैगफ्लेशन, तो स्टैगफ्लेशन बोलते हैं जब इन्फ्लेशन के साथ साथ बेरोजगारी भी हो, ठीक है, उसी को स्टैगफ्लेशन बोला जाता है, ठीक है। और ये सब आप लोग देख लीजिएगा।
नो एग्रीफ्लेशन यानी कि जो कॉस्ट ऑफ फूड है उसमें इंक्रीज़ होना। स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं जब कुछ सामान का दाम बढ़ जाता है, पूरे मार्केट में प्राइस लेवल कांस्टेंट है लेकिन कुछ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ गुड है जो कि जिसका दाम बढ़ गया है। अब एंगल्स लॉ बोलता है कि जो परसेंटेज ऑफ इनकम आप खर्च कर रहे हैं खाने पे, जब आपका इनकम इंक्रीज़ होगा तो आप वो खर्च का जो परसेंटेज है उसमें कमी आएगा, क्योंकि जब इनकम इंक्रीज़ होगा तो ऐसा थोड़ी है कि आदमी 5 बोरा खाना शुरू कर देगा, नहीं ना। तो आप खाना तो उतना ही खाएंगे ना, तो खर्च खाने पे उतना ही हो रहा है, लेकिन इनकम इंक्रीज़ हो गया तो जो अदर गुड्स है तो उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।